नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, अब ये जो हमारी करंट अफेयर की क्लास चलती थी, यह क्लास अब सप्ताह में एक बार हुआ करेगी। देखिए, डेली की डेली इतना करंट के क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं जो आपके लिए परीक्षा में इम्पोर्टेंट होते हैं। वो सात सात से 8 दिन के अंदर मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन ऐसे बन पाते हैं जो आपके लिए परीक्षाओं में आने लायक अति महत्वपूर्ण होते हैं। आपने अनेकों यूट्यूब चैनलों पर देखा होगा, रोजाना के रोजाना 10, 15, 20 क्वेश्चन बना के करंट अफेयर के वो ले आते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं हैं, वो उनको बस आपके अपने व्यूज के चक्कर में आपकी कॉपियां भरवा देते हैं वो। अब देखिए, कोई भी परीक्षा है, उसके लिए आप लगभग 2 से 3 कॉपी भर जाती हैं अगर आप डेली करंट अफेयर की क्लास लोगे तो। अब देखिए, आपका कोई एग्जाम आ गया, लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आपने 2 से 3 कॉपियां भर दी, तो आप और आपका करंट अफेयर का वेटेज 5 से 7 नंबर तक ही होता है। आप 5 से 7 नंबर के लिए 3 से 4 कॉपियां पढ़ोगे या फिर और अन्य सिलेबस को कवर करोगे। इसलिए अब सप्ताह में हम एक ही वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे जिसमें 20 से 25 सवाल होंगे जो आपकी परीक्षाओं में हर बार आते रहते हैं, और आपको ये वीडियो देखकर अंदाज लग जाएगा कि यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सिर्फ वही हम आपको कवर कराएंगे। तो देखिए, इस क्लास में हम अ, राजस्थान करंट अफेयर को विशेष ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे, और इसमें विश्व की करंट अफेयर और भारत की करंट अफेयर भी साथ के साथ कवर कराते चलेंगे। तो देखिए, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान सरकार ने शहरी विकास एवं ग्रामीण उन्नयन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एशियन विकास बैंक जिसे एडीबी कहा जाता है, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ कहते हैं, ऑप्शन डी एशियाई अवसंरचना विकास बैंक। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान सरकार ने अभी शहरी विकास एवं ग्रामीण उन्नयन के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसकी शुरुआत 2015 से की गई थी। 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका 10वां संस्करण जो कि 2025 में आयोजित किया जाएगा, इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने कर दी है। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, आप इसे याद कैसे करोगे? अब योग दिवस, योग की आवश्यकता किसे पड़ेगी? जिसको कम दिखता है, यानी जो आंध्रे हैं उन लोगों के लिए योग की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो योग आंध्र से हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्रे से हो गया आंध्र प्रदेश। तो अब की बार जो 2025 में योग दिवस किया जाएगा, मनाया जाएगा, वो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाएगा, और ये 10वें क्रमांक का होगा। आपको ये भी याद रखना है। अब देखिए, 2024 में इसका आयोजन, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका श्रीनगर में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? देखिए, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये अब की बार जो 2025 की थीम है। चलिए, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में होगा। इसे प्रारंभ 2015 से किया गया था, ये मैंने आपके लिए पहले बता दिया है। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का हिंदी अनुवाद होता है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कौन बनी है? देखिए, जो अफ्रीका है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलिमंजारो, ये आपको नाम याद रखना है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला का क्या नाम है? ऑप्शन ए रमा देवी, ऑप्शन बी विद्या देवी, ऑप्शन सी रोहिणी, और ऑप्शन डी शांति देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है इसमें, विद्या देवी। विद्या देवी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया है। अब देखिए, इनकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं, विद्या देवी कौन है।
देखिए विद्या देवी 72 वर्ष की महिला हैं जिनका नाम विद्या देवी है। ये तमिलनाडु के रहने वाली हैं। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़े यानी ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतेह किया है। ये भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई, यानी इतनी उम्र में ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने किलिमंजारो अफ्रीका की जो चोटी सबसे ऊंची चोटी है इसको फतेह किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिलहाल ही मार्क कार्नी को कहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है? यानी मार्क कार्नी कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी चीन। तो देखिए मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 10वां फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पर आयोजित होगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ब्राजील। तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप जिसका क्रमांक 10वां होगा, यानी जो फीफा वर्ल्ड कप 2027 महिलाओं का होगा उसका क्रमांक है 10वां, यह आपको याद रखना है, जिसका आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। ऑप्शन डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेना पर खर्च करने में भारत का कौन सा स्थान है? यानी भारत कौन से स्थान पर है सेना पर खर्च करने में? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी हो जाएगा 7। तो भारत सेना पर खर्च करने वाले देशों में 5वें स्थान पर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनकी आप अखबार में जो कटिंग होती है उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ से देखें आप, सेना पर खर्च करने में 5वें स्थान पर है भारत, और फीफा वर्ल्ड कप जो महिलाओं का होगा उसका 10वें संस्करण ब्राजील में किया जाएगा 2027 में, इसे भी देख सकते हैं। और इसे देखें, ये कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। प्रति व्यक्ति दूध सबसे ज्यादा उपलब्धता के हिसाब से भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। यानी प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर दूध में भारत में पहले स्थान पर है राजस्थान। आप यहां से देख सकते हैं। सबसे ज्यादा औसत प्रति व्यक्ति खपत राजस्थान में, दूध पीने में राजस्थानी नंबर 1, पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ा। आप देखिए औसतन यहाँ पर आप इस आंकड़े को याद रखिए, राजस्थान इसमें पहले नंबर पर है। यानी हर व्यक्ति को यहाँ पर प्रतिदिन 459 ग्राम, ये आपको याद रखना है, 459 ग्राम दूध उपलब्ध है। यानी हर व्यक्ति चाहे वो पीता है या नहीं पीता है दूध, परंतु हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर रोजाना 459 ग्राम दूध उपलब्ध है, इसमें पहले स्थान पर है। और अगर वैसे देखा जाए, ये तो उपलब्धता हो गई, और उत्पादन में देखा जाए तो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर है इसमें राजस्थान। देखिए राजस्थान देश में प्रथम प्रथम स्थान पर है खपत में, यानी उपलब्धता के आधार पर पहले नंबर पर हो जाएगा राजस्थान, और उत्पादन में पहले नंबर पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन तो होता है उत्तर प्रदेश में, और प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर राजस्थान पहले स्थान पर है, जिसमें प्रति व्यक्ति खपत है 459 ग्राम। और देखिए भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यानी विश्व में भारत पहले स्थान पर है दूध उत्पादन में, और वैश्विक उत्पादन में 25% की हिस्सेदारी है। यानी टोटल विश्व में जितना दूध होता है उसका 25% दूध भारत में उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 13 मई और ऑप्शन डी 14 मई। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, आप उन पर स्टार लगा के उनको याद कर लें। देखिए भारत के 52वें CGI कौन नियुक्त किए गए हैं? CGI होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारी दिल्ली में स्थित है। देखिए ऑप्शन ए मुकेश खन्ना, ऑप्शन बी संजीव खन्ना, ऑप्शन सी हो जाएगा BR गवई और ऑप्शन डी हो जाएगा राजीव मेहर्षि। तो देखिए भारत के जो पहले CGI थे उनका नाम था हरिलाल जे कानिया। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे हीरालाल जे कानिया, उन्हें कहते हैं HJ कानिया।
तो इनको आप उनका नाम याद रखना है। और देखिए अब वर्तमान में 52वें नंबर के सीजीआई बने हैं, आपको ये क्रमांक भी याद रखना है। 52वें नंबर के सीजीआई बने हैं BR गवई, BR गवई। और इनसे पहले जो सीजीआई थे उनका नाम था संजीव खन्ना, यानी 51वें नंबर के थे संजीव खन्ना। इनका भी नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। भारत का पहला भिखारी फ्री शहर कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी इंदौर। तो देखिए भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है इंदौर, ऑप्शन डी सही है इसका। इंदौर MP में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जयपुर हेरिटेज, ऑप्शन सी हो जाएगा उदयपुर और ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली। तो देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और ये लगातार 7 बार 2023 तक लगातार 7 बार सबसे स्वच्छ शहरों में रहा था। अब देखिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा इंदौर। और यदि आपसे ये पूछे कि 2024 की स्वच्छता सर्वेक्षण की थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी ट्रिपल आर। ट्रिपल आर का मतलब हो जाएगा, पहले आर का हो जाएगा रिड्यूज, दूसरे आर का हो जाएगा रीयूज, रीयूज और तीसरे आर का हो जाएगा रिसाइकिल, रिसाइकिल। तो इसकी ये 2024 की थीम थी। और सबसे स्वच्छ राज्य आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा MP। सबसे स्वच्छ शहर पूछा जाए तो MP शहर का शहर ही हो जाए, MP राज्य का शहर हो जाएगा इंदौर। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था, तो सबसे स्वच्छ शहर राजस्थान का था जयपुर हेरिटेज, जयपुर हेरिटेज। तो राजस्थान का सबसे स्वच्छ था जयपुर हेरिटेज। और सबसे स्वच्छ जिला पूछा जाए राजस्थान का, वो हो जाएगा उदयपुर। शहर हो जाएगा जयपुर हेरिटेज और जिला पूछा जाए वो हो जाएगा उदयपुर। चलिए नेक्स्ट, जयपुर हेरिटेज की रैंक थी उसमें 171वीं। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 12। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए बर्नीहाट मेघालय, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी हो जाएगा भिवाड़ी। तो देखिए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था बर्नीहाट, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। बर्नीहाट मेघालय में पड़ता है, यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। यदि आपसे देखिए वायु प्रदूषण ये रिपोर्ट है जो 2024 में प्रकाशित हुई थी, इसमें यह जो रिपोर्ट है वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी यानी IQVIA के द्वारा घोषित की जाती है। देखिए इसमें दुनिया के 20 शहर थे, 20 शहरों में से 13 शहर भारत के शामिल थे इसमें। और दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के 6 शहर शामिल थे। और देखिए आप, यदि आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो हमारे भारत का बर्नीहाट था जो मेघालय में पड़ता है। यदि आपसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी पूछी जाए तो हमारी राजधानी थी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में थी। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्रदूषित जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर सबसे प्रदूषित जिला था जो कि पूरे भारत में या फिर पूरे विश्व में 8वें नंबर पर था ये। और राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर पूछा जाए तो वो हो जाएगा भिवाड़ी, भिवाड़ी शहर राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। UPSC के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय कुमार, ऑप्शन बी प्रीति सूदन, ऑप्शन सी अंशु कुमार और ऑप्शन डी ओजस्व गजराज। तो देखिए UPSC के नए जो चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किए गए उनका नाम है अजय कुमार, और अजय कुमार से पहले थे प्रीति सूदन। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अजय कुमार वर्तमान में है UPSC के अध्यक्ष और इनसे पहले प्रीति सूदन थे। चलिए देखिए इसमें आप अखबार में देख सकते हैं, इसमें देखें 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा की है भारत सरकार ने। तो इसको आप उनको याद रखना है, ये नया दिवस मनाने की घोषणा की है, यानी 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाएगा, इसे आप याद रखें। अगला है देखिए, ये हैं अजय कुमार जो कि UPSC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और देखें आगे, ये हैं BR गवई जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश 52वें नंबर के नियुक्त किए गए हैं, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला देखें, ये इसमें भिखारी मुक्त शहर इंदौर बन गया है, इसको भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अब आगे देखें
क्वेश्चन नंबर 14, लाड़ो योजना में अब कितने रुपए दिए जाएंगे? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 लाख और ऑप्शन डी हो जाएगा 2.5 लाख। तो देखिए दोस्तों, पहले ये लाड़ो योजना हुआ करती थी। इसमें जो 2024 की बजट घोषणा थी, बजट में इसकी घोषणा करी गई थी, जब इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते थे। अब सरकार ने 50,000 रुपये और बढ़ाकर इसकी राशि को 1.5 लाख कर दिया है, यानी अब 1.5 लाख रुपए लाड़ो योजना में दिए जाएंगे। यह इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखें, लाड़ो योजना ये बेटी के जन्म पर दिए जाते हैं और यह योजना 2024 में स्टार्ट की गई थी 1 अगस्त से। लाड़ो योजना को आप पूरे को डिटेल में पढ़िए। देखिए, प्रारंभ, लाड़ो योजना का प्रारंभ 1 अगस्त 2024 से किया गया था, यानी स्कूल खुलते हैं आपके 1 जुलाई से। 1 जुलाई से स्कूल खुलते हैं, उससे जस्ट 1 महीने बाद में यानी 1 अगस्त से लाड़ो योजना को प्रारंभ किया गया था। देखिए, ये 7 किस्तों में इसमें पैसे दिए जाते हैं। देखिए, आपको एक एक किस्त याद रखनी है। इसमें हर किस्त में कितने रुपए मिलते हैं, इसका प्रारंभ कब हुआ था, ये सबसे मोस्ट योजना है आपके लिए। शैक्षिक परिदृश्य से जो रीट वाले हैं वहां पर भी पूछी जा सकती है और हर एग्जाम में ये आगे पूछी जाएगी। आप देखिए, 7 किस्तों में इसमें अब 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहली किस्त में देखें, इसमें क्या होता है, पहले इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते थे, अब बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिए हैं। बच्चे के जन्म पर इसमें पहली किस्त दी जाती है 2,500 रुपए की। अगली किस्त दी जाती है जब आयु बच्ची की 1 वर्ष हो जाती है और टीकाकरण सभी पूर्ण हो जाते हैं, यानी सब टीका लग जाते हैं 1 वर्ष की आयु तक, जब 2,500 रुपए फिर दिए जाते हैं, यानी पहली किस्त और दूसरी किस्त 2,500 की हो गई। अगला है स्कूल में प्रवेश करने पर, यानी जब बच्ची स्कूल में प्रवेश करेगी पहली कक्षा में, तो उसको तीसरी किस्त के रूप में 4,000 रुपए दिए जाएंगे। अगला देखें आप, यानी देखिए, पहली और दूसरी किस्त में हो गए 2,500 रुपए और तीसरी किस्त में हो गए 4,000 रुपए और चौथी किस्त में दिए जाएंगे 5,000 रुपए। कब दिए जाएंगे? जब छठी कक्षा में बच्चा प्रवेश लेगा, छठी कक्षा में बच्ची प्रवेश लेगी जब। अगला है 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर, जब बच्ची 10वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तो उसको 11,000 रुपए दिए जाएंगे। अगला देखें, 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर उसे छठी किस्त मिलेगी, उसमें 25,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ तक तो दोस्तों देखिए, टोटल 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और जब बच्ची स्नातक पास कर लेगी, यानी BA, BSc, BCom वगैरह पास कर लेगी, जब उसकी आयु हो जाएगी 21 वर्ष, तो शादी के लिए 7वीं किस्त दी जाएगी 1 लाख रुपए की। पहले ये 7वीं किस्त में 50,000 रुपये दिए जाते थे, अब बढ़ाकर इन्हें 1 लाख रुपये कर दिया गया है। तो 6 किस्तों में, पहली 6 किस्तों में मिलेंगे 50,000 रुपये और अगली 7वीं किस्त में मिलेंगे 1 लाख रुपये। इस प्रकार आपको लाड़ो योजना के तहत 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 15, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन किस राज्य पर शुरू किया जाएगा, यानी किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान और ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है एक ब्रह्मोस मिसाइल, उसका उत्पादन अब उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, ब्रह्मोस एक सुपर क्रूज मिसाइल है जिसकी गति लगभग 2800 से 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किसने किया था? तो ब्रह्मोस का मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने किया था। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। यह ब्रह्मोस मिसाइल का आप चित्र देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, सबसे ऊंची विवेकानंद की प्रतिमा कहाँ बनेगी? ऑप्शन ए सिरपुर इंदौर में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी जयपुर में और ऑप्शन डी दिल्ली में। तो देखिए, विवेकानंद की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पर वहाँ पर ही बनेगी जो सबसे स्वच्छ शहर है। सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, तो इंदौर के सिरपुर नामक स्थान पर यह विवेकानंद जी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। अगला देखें आप, क्वेश्चन नंबर 17, अभी फिलहाल में किसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी हो जाएगा रविंद्र जडेजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने टेस्ट से फिलहाल ही में संन्यास लिया है। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ब्रह्मोस का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा और विवेकानंद की मूर्ति आप देख सकते हैं, ये इंदौर में सिरपुर नामक स्थान पर बनेगी, जिसकी ऊंचाई होगी 39.6 फीट और 14 टन वजनी होगी। चलिए आगे देखिए, ये विराट कोहली हैं, इनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं आप जिनको याद रख सकते हैं। इन्होंने सबसे सफल कप्तान रहे हैं। विराट के अलावा कोई भी भारतीय कप्तान 30 टेस्ट में टेस्ट भी नहीं जीत पाया, यानी सर्वाधिक टेस्ट जीते हैं इनकी कप्तानी में। और
कप्तान रहते हुए इन्होंने 20 टेस्ट सेंचुरी लगाई हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 18। कृषक उपहार योजना में किसे प्रथम स्थान पर 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन ए गोलू कोटा मंडी, ऑप्शन बी ओम प्रकाश हनुमानगढ़ मंडी, ऑप्शन सी राम भरोसी कोटा मंडी और ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रथम स्थान कृषक उपहार योजना के तहत इनको 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया था, उनका नाम है गोलू, और गोलू का कोटा मंडी से संबंध है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गोलू का संबंध कौन सी मंडी से, तो कोटा मंडी से। देखिए प्रथम स्थान पर ये गोलू रहे थे, इनको 2.5 लाख रुपए दिए गए थे, और द्वितीय स्थान वाले को 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्वितीय स्थान पर रहे थे ओम प्रकाश हनुमानगढ़ मंडी से। तीसरे स्थान वाले एक को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, इनका संबंध है, ये हैं राम भरोसी कोटा मंडी से। यानी प्रथम स्थान और तृतीय स्थान कोटा मंडी में से जो किसान है उनको प्राप्त है, और दूसरा जो स्थान है ओम प्रकाश हनुमानगढ़ मंडी से इनको प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट, ये आप नीचे देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, भूजल बोर्ड की ग्राउंड रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य में कुल 302 ब्लॉक हैं, जिनमें से सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं? तो देखिए ये एक भूजल बोर्ड की रिपोर्ट होती है जो 2024 में हुई है, जिसमें राजस्थान में कुल ब्लॉक हैं 302। आपसे ये भी पूछा जा सकता है राजस्थान में कुल ब्लॉक कितने हैं, तो 302 हैं। इसमें से आपको सुरक्षित ब्लॉक पूछे हैं, सुरक्षित ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो वो है 37। अब देखिए आप इस रिपोर्ट को देखें, राज्य में कुल ब्लॉक कितने हैं, तो राज्य में भूजल के ब्लॉक हैं 302। 302 में से आप देखें तो सुरक्षित ब्लॉकों की संख्या है 37, और अर्ध सुरक्षितों की संख्या है 21, और संवेदनशील यानी खतरे के ब्लॉक हैं 27, लवड़ीय ब्लॉकों की संख्या है 3, और अति दोहित ब्लॉकों की संख्या है 214। आपको ये सारे आंकड़े याद करने हैं। इसमें से सुरक्षित ब्लॉक ये सर्वाधिक पूछे जाते हैं, तो इनकी संख्या है 37, आपको ये याद रखना है। लवड़ीय ब्लॉक हो जाएंगे 3। देखिए आप याद रख सकते हैं, लवड़ को ऐसे लिखते हैं और लवड़ में ये आ रहा है तो 3 का अक्षर आ रहा है, तो लवड़ में हो जाएंगे 3। और देखिए सुरक्षित में हो जाएंगे 37, और उससे 10 कम हो जाएंगे खतरे वाले संवेदनशील, 37 से 10 कम यानी 27, और 21 हो जाएंगे अर्ध सुरक्षित ब्लॉक। जो 37 और 27 के बीच में है वो अर्ध सुरक्षित हैं, 21 हैं वो, उनकी संख्या 21 है। इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 20, कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी खो खो और ऑप्शन डी हो जाएगा शतरंज। तो कियाना परिहार जो कि उदयपुर जिले की हैं, इनका संबंध शतरंज से है, ऑप्शन डी सही है उनका। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे पूछा जाएगा कियाना परिहार का संबंध किस जिले से है, तो उदयपुर जिले से है। ये 9 साल की हैं और शतरंज खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। इन्होंने विश्व बेलेस्टेज शतरंज चैंपियन 2025 अंडर 10 यानी 10 साल से कम उम्र की बालिका वर्ग में कांस्य पदक जीता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है विश्व बेलेस्टेज शतरंज चैंपियन 2025 अंडर 10 में। ये हैं कियाना परिहार। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 21, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, दूसरा ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी हो जाएगा चौथा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसमें राजस्थान का पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखें, प्रदेश के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र यानी प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन कोटा में किया है। आपको याद रखना है कि प्रदेश के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? कोटा में। और किसने किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी भजनलाल, ऑप्शन सी कलराज मिश्र और ऑप्शन डी हो जाएंगे ओम बिरला। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन कोटा में किया है, और किसने किया है? ओम बिरला ने। ओम बिरला विधानसभा अध्यक्ष हैं, सॉरी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो कि कोटा से सांसद भी हैं। तो कोटा में ही इन्होंने प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र की स्थापना की है। आप ये अखबार का कटेंगे, इसमें नीचे देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए दामोदर मौजू को, ऑप्शन बी रामभद्राचार्य को, ऑप्शन डी सी हो जाएगा दोनों को, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है रामभद्राचार्य जी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इनको मिला था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। देखिए
ये हैं रामभद्राचार्य जी। इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये दिया गया है। आगे देखें, ये क्वेश्चन देखें आप नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड। स्टार जेवलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में भाला फेंक स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने 90.23 मीटर तक भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने कितना भाला फेंका है? 90.23 मीटर का। और कहाँ पर फेंका है? दोहा डायमंड लीग में इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी चीज आपको याद रखनी है। अगला है बानखेड़े स्टेडियम है ये मुंबई में, रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन। बानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम का जो स्टैंड बना है उसका उद्घाटन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि बानखेड़े स्टेडियम में फिलहाल में किसके नाम का स्टैंड का उद्घाटन हुआ है? तो रोहित शर्मा। अगला देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए गगन गिल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, गगन गिल। ऑप्शन बी हो जाएगा स्टर्लिन कीर, ऑप्शन सी दीपक कुमार शर्मा और ऑप्शन डी हो जाएगा मुकुल मणिराज। तो देखिए, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, इसकी पहले डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ मिलेगी इसकी डिटेल। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2024 में 24 भाषाओं में दिया जाएगा। ये 24 भाषा में दिया जाता है। 24 भाषा में थे 22 तो भारतीय भाषा हैं, इसके अलावा 2 भाषा हैं अंग्रेजी और राजस्थानी, यानी टोटल इसमें 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। अब देखिए आप, इसका आंसर तो हो जाएगा राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है मुकुल मणिराज को। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इसका नाम है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। उसमें से आप देखें राजस्थानी भाषा का हो गया मुकुल मणिराज को मिला है, और हिंदी भाषा का पूछे आपसे तो ये मिला है गगन गिल को। हिंदी भाषा का मिला है गगन गिल को। और ये पूछे कि इंग्लिश भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है ईस्ट्रीन कीर को। हिंदी का पूछे तो गगन गिल हो जाएगा, इंग्लिश का पूछे तो ईस्ट्रीन कीर हो जाएगा, और ये इसका ये हो जाएगा मुकुल मणिराज राजस्थानी भाषा के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, और दीपक कुमार शर्मा हो जाएंगे संस्कृत भाषा के। इनको देखिए आप, राजस्थानी भाषा का देखिए, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2024 का मुकुल मणिराज को। मुकुल मणिराज को उनकी पुस्तक का नाम था जिसके लिए ये दिया गया था, ये भी आपको नाम याद रखना है, अम्मा अर गाम अर अम्मा। ये इनकी पुस्तक है, आप देख सकते हैं गाम और अम्मा, यानी गाम की अम्मा, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। राजस्थान के मणि, आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, राजस्थान की मणि किसके पास है? अम्मा के पास। तो राजस्थान से हो जाएगा राजस्थानी भाषा का, मणि से हो जाएगा मुकुल मणिराज को मिला है, और पुस्तक है उनकी अम्मा, गांव की अम्मा। इस प्रकार आपको याद रखना है। अब देखिए हिंदी भाषा का इन्हें मिला है, ये है गगन गिल। इनकी किताब का नाम है मैं जब तक आई बार। इनके लिए इनको गगन गिल को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इंग्लिश का इनको मिला है, देखिए आप, एस्ट्रीन कीर को। स्पिरिट्स नाइट इनकी पुस्तक का नाम है, ये आप देख सकते हैं, इनके लिए इंग्लिश का मिला है। तो आपको ये चारों नाम याद रखने हैं। सबसे पहले हिंदी का किसको मिला? गगन गिल को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का मिला है गगन गिल को, उनकी किताब का नाम है मैं जब तक आई बार। और संस्कृत का हो जाएगा दीपक कुमार शर्मा, इनकी किताब का नाम है भास्कर चरित्रम। इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृत भाषा का। और हिंदी का स्ट्रेन को हो जाएगा, और राजस्थानी भाषा का हो जाएगा मुकुल मणिराज। इनकी पुस्तक का नाम है गांव और अम्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखें, मीरा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ऑप्शन ए सवाई सिंह शेखावत, ऑप्शन बी दीपक शर्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा गगन गिल, और ऑप्शन डी हो जाएगा मुकुल मणिराज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मीरा पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 का सवाई सिंह शेखावत को दिया गया है। ये सवाई सिंह शेखावत जी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इनको 75,000 रुपये का इनाम दिया जाता है, और उनकी किताब का नाम है जिसके लिए इनको मिला है धातु बचाई मैंने। आपसे ये भी किताब का नाम पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? सवाई सिंह शेखावत को। किस रचना के लिए दिया गया है? धातु बचाई मैंने, इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखें, भारत का 86वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन बी दिव्येंदु बरुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा पी श्यानम निखिल, और ऑप्शन डी हो जाएगा LR श्रीहरि।
तो देखिए, भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे, ग्रैंड मास्टर जो चेस खेलते हैं उनको कहा जाता है, तो पहले ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था विश्वानंदम। तो पहला तो हो जाएंगे विश्वानंदम, दूसरे का नाम हो जाएगा दिव्येंद्रु बरुआ, दूसरे हो जाएंगे ये। और देखिए, अब जो 86 में ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है LR श्रीहरि, तो 86 में हो जाएंगे ये LR श्रीहरि। और 85 नंबर से के जो इनसे पहले थे उनका नाम था P श्याम निखलम। तो ये सारे चीज आपको याद रखनी है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 86 में ग्रैंड मास्टर बने हैं LR श्रीहरि, ये हैं जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं। आनंद, विश्वानंद ये हैं, और जो 86 में बने हैं ये नाम है LR श्रीहरि। LR श्रीहरि ये 86 में ग्रैंड मास्टर हैं, ये 86 में बने हैं LR श्रीहरि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान में 3 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 दिया गया है, वो हैं ऑप्शन ए बतुल बेगम, इनका संबंध जयपुर से है और ये मांड गायिका हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा बैजनाथ महाराज सीकर से और ये आध्यात्म गुरु हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सीन काफ नमाज जो जोधपुर से हैं और साहित्यकार हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर पूरी साल परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, राजस्थान में 3 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला है, यानी इनको पद्म पुरस्कार देखिए 3 दिए जाते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण होता है, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री, जिनमें सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर उससे छोटा होता है पद्म भूषण और उससे छोटा होता है पद्मश्री। तो देखिए, राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उनका नाम है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बतुल बेगम। आपसे पूछा जाएगा इनका संबंध कहाँ से है, तो जयपुर से, ये मांड गायिका हैं, इनके लिए ये पद्म पुरस्कार मिला है, पद्मश्री। और बैजनाथ महाराज को जो सीकर के हैं, आध्यात्म गुरु हैं, इनको भी पद्मश्री मिला है। और सीर काफ नमाज जो जोधपुर के हैं उनको भी पद्मश्री मिला है। इनका संबंध साहित्यकार हैं, ये साहित्य से इनका संबंध है। तो आपसे इनका संबंध भी पूछा जा सकता है, जैसे बतुल बेगम जयपुर और मांड गायिका, और बैजनाथ सीकर आध्यात्म गुरु, सीन काफ नमाज जोधपुर साहित्यकार। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप इनको देख भी सकते हैं, इनमें से एक महिला है, ये हैं बतुल बेगम जो मांड गायिका हैं और जयपुर की हैं। ये बैजनाथ महाराज हैं जो सीकर के हैं, आध्यात्म गुरु हैं। और ये सीन काफ नमाज हैं जो कि साहित्यकार हैं और जोधपुर के हैं। देखिए, राजस्थान में 3 लोगों को मिला है। अब की बार देखिए, टोटल पद्म जो पुरस्कार हैं वो 139 दिए गए हैं। टोटल पद्म पुरस्कार हैं 139 हैं, आप इनको भी याद रखें। पद्म पुरस्कारों की संख्या है 139। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ऑपरेशन सिंदूर को अपने सिलेबस में शामिल करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने अपने सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक पुस्तक अलग से शामिल करने की घोषणा की है। आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। कृष्ण गमन पथ में राजस्थान के कितने मंदिर शामिल हैं? ये कृष्ण गमन एक पथ है, एक सर्किट है, इसमें राजस्थान के कितने मंदिर शामिल हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर है 8। राजस्थान के 8 मंदिर जो कृष्ण गमन पथ है उसमें शामिल हैं। सबसे पहले तो अब कृष्ण गमन पथ ये किस किस राज्य में होकर गुजरेगा? तो इसमें शामिल राज्य हैं MP, दूसरा है इसमें देखिए MP, UP और राजस्थान। आप यहाँ से इनको देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा, जिसमें से राजस्थान के 8 मंदिर शामिल होंगे। अब देखिए 8 मंदिर कौन कौन से हैं, आपको जिनके नाम याद रखने हैं। देखिए, एक है भरतपुर का श्री बिहारी जी मंदिर, अगला है इसमें ब्याने की झील का बाड़ा मंदिर है, जो कैला देवी का मंदिर है, झील का बाड़ा, और वो भी इसमें शामिल है। अगला है कैमरी का जगन्नाथ मंदिर, कैमरी का जगन्नाथ मंदिर ये शामिल है। और अगला इसमें शामिल है करौली का मदन मोहन जी मंदिर, और रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर शामिल है। बूंदी का किशोरापाटन महाराज मंदिर शामिल है। कोठा का मथुराधीश मंदिर शामिल है। और झालरापाटन झालावाड़ का द्वारकाधीश मंदिर इसमें शामिल है। तो ये 8 मंदिर हैं, इनके मंदिरों के आपको नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से मंदिर हैं जो इसमें शामिल हैं। तो पहला हो जाएगा भरतपुर का बिहारी जी मंदिर, दूसरा है झील का बाड़ा जो बयाना में है, वो भी कैला देवी का मंदिर वो शामिल है। तीसरा हो जाएगा कैमरी जो करौली में है, जगन्नाथ मंदिर है। और चौथा हो जाएगा करौली का ये है जो मदन मोहन मंदिर है, वो इसमें शामिल है। पांचवा हो जाएगा रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर हो जाएगा जो सवाई माधोपुर में है। और छठा हो जाएगा बूंदी का किशोरापाटन महाराज मंदिर। और छठा हो जाएगा साथ इसमें हो जाएगा कोटा के मथुराधीश
मंदिर शामिल हो जाएगा। और 8वें नंबर पर हो जाएगा इसमें झालरापाटन द्वारकाधीश मंदिर। तो इस प्रकार से आपको ये 8 मंदिर हैं जिनके नाम याद रखने हैं जो कृष्ण गमन पथ में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखें। राजस्थान युवा नीति 2025 के तहत युवा भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि युवा नीति राजस्थान सरकार कब लेकर आई थी? 2025 में। और इसके तहत युवा भवन बनाया जाएगा, वो कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी कोटा में और ऑप्शन डी अजमेर में। तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही है, युवा भवन जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से हुई थी? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर है झुंझुनू। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा की शुरुआत में कहाँ से की गई थी? झुंझुनू से। और इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया था? तो ये भारत और अमेरिका के मध्य टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारत में वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 87 और ऑप्शन डी 89। तो देखिए अब वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या 89 हो गई है। आपको ये याद रखना है, ऑप्शन डी इसमें सही है। भारत में टोटल रामसर साइटों की संख्या 89 हो गई है। 89 पहले थी, ये 85 थी, अब 4 बढ़ा के 89 हो गई है। अब चारों के आपको नाम याद रखने हैं कौन कौन से हैं, जिसमें से 2 तो तमिलनाडु में है, एक सिक्किम में और एक झारखंड में है। देखिए 86वें नंबर की है ये सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। 87 नंबर की हो जाएगी थैलथंकल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। और 88 नंबर की हो जाएगी खेचियोपल्ली वेटलैंड सिक्किम। और 89 नंबर की हो जाएगी इसमें उधवा झील झारखंड। इस प्रकार आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए जिसमें से 89 जो भारत में रामसर साइट हैं, उसमें से राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितनी रामसर साइट हैं? तो 2 हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो कैबलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो भरतपुर में है ये है, और एक है सावर झील, ये 2 जाएंगे। तो दोस्तों आज यही साप्ताहिक करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। देखिए इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये पहला सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है, लगभग दोस्तों मैंने इसमें इंपॉर्टेंट सब सवाल ही शामिल किए हैं। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, 5वां हो जाएगा, 6वां हो जाएगा, 7वां, 9वां, 10वां इंपॉर्टेंट है, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां बेस्ट इंपॉर्टेंट, 14वां हो गया, 18वां, 19वां सबसे बेस्ट है, 19वां, 20वां राजस्थानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट, 22वां हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग ये सभी क्वेश्चन हैं, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैंने इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप इसको रिवीजन करते रहें और इनको याद करते रहें। हर सप्ताह में हमारी करंट अफेयर की एक क्लास आएगी, केवल उसको ही आप देखें। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो कोई अपडेट होती है वो हम आप ऑफिशियल रूप से आप तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। इस चैनल पर साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास चल रही है। धन्यवाद।